नमस्कार। यूथ लुक के इस खास एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में जिस तरीके से हमने बात की है भारत में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए क्राइम्स, जिसमें रेप सबसे मुख्य रूप से है, और हाथरस के इंसिडेंट के बाद जिस तरीके से लाइमलाइट में फिर एक बार ये मुद्दा आया है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ शारदा दीक्षित जी हैं, जो एक एजुकेशनिस्ट हैं। राहुल सरकार जी हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के। रितु कौशिक जी हैं, ये सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया महिला नागरिक सांस्कृतिक संगठन की। रमेश पराशर जी हैं, जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं। साथ में ज्योत्सना दीक्षित जी हैं, जो कि एक साइंस राइटर हैं बैंगलोर से। और वंदना जी हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ रही हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इस तरीके के जो दुखद इंसिडेंट्स होते हैं तो किस तरीके की छवि भारत की इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है वहां पर बनती है। निश्चित रूप से भारत की छवि इन चीजों से खराब होती होगी, तो क्या इस तरीके के इंसिडेंट्स वहां तक भी पहुंच रहे हैं, हम ये बात करेंगे वंदना जी से। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे पिछले एपिसोड में, मैं पहला सवाल रितु जी से करना चाहता हूँ। रितु जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरीके के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, हम सबको बताए हो रहे हैं। हमने जाना कि सीबीआई जांच होगी, क्या होगा, उससे क्या होने वाला है, वो सब अभी भविष्य के गढ़ में है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम एक नागरिक के रूप में सिस्टम से, पार्लियामेंट से और अपने एडमिनिस्ट्रेशन से या समाज से भी क्या डिमांड करें इस टाइम पे, क्या डिमांड हम रखना चाहते हैं, सो दैट आने वाला भविष्य जो है वो इस तरीके से अंधेरे में ना रहे। रितु जी। देखिए, 2012 में जब निर्भया केस हुआ था तो उस समय पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था और कहीं ना कहीं एक समाज में ये मैसेज गया था कि अब शायद इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी। लेकिन अभी भी बहुत दुख की बात यह है कि 2012 से लेकर अगर 13, 14, 15 और 16 के हम आंकड़े देखें तो क्राइम रेट जो है वो महिलाओं पर वो बढ़ता ही जा रहा है। और अब हालत ये हो गई है कि एक दिन में 87 से लेकर और 90 केसेस दर्ज हो रहे हैं पर डे। अभी भी हम जब ये डिस्कशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रेप की घटनाएं हो रही हैं। अभी भी इतना सब कुछ आउटक्राई हो रहा है समाज में, इतना कोमोशन है, उसके बावजूद भी ये सब घटनाएं हो रही हैं। तो इसके कारण जो है वो हमें समझने चाहिए कि कहीं ना कहीं आज सरकार के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज छात्रों के लिए शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है। किसानों का आप हाल देख सकते हैं कि जो नया किसान बिल आया है, ऑलरेडी 6 लाख से भी ज्यादा किसान आत्महत्याएं कर चुके हैं। तो समाज को देख दिया क्या जा रहा है? समाज को दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये डर सरकार के अंदर भी कायम है कि कहीं अगर समाज इकट्ठा हो गया, इन सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ अगर समाज इकट्ठा हो जाता है, महिलाएं, पुरुष, नौजवान, छात्र, मजदूर, जब सब एक इकट्ठे होकर आवाज उठाएंगे तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरीके से आंख बंद करके पेंडेमिक्स के टाइम में भी सरकार ऐसे ऐसे जन विरोधी कानून लेकर आ रही है, वो नहीं कर पाएगी। इसीलिए आज सबसे ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है सरकार की तरफ से वो है कि समाज की जो रीढ़ है, कल्चरल बैकबोन है, उसको तोड़ दिया जाए, तो ताकि कोई सही के लिए आवाज ना उठा सके, ताकि कोई कोई भगत सिंह ना बन सके, ताकि कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना बन सके। इसीलिए शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, रोजगार को खत्म किया जा रहा है और दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ उनको गंदा कल्चर, अश्लील कल्चर दिया जा रहा है और शराब के अंदर डुबो दिया जा रहा है। आपने देखा कि लॉकडाउन के अंदर भी जब सब चीजें बंद थी, लेकिन इन लोगों ने तब भी शराब की दुकानों को खोला। ऐसी क्या जल्दी पड़ी हुई थी? इतने ये कहते हैं कि हमारे पास ड्यूटी टैक्स की कमी आ रही है, लेकिन वहीं पेंडेमिक्स के टाइम में हमने देखा कि 68,000 करोड़ रुपीस हमारे देश के पूंजीपति घरानों का इन लोगों ने माफ कर दिया, उसको राइट ऑफ कर दिया। तो इस असली मंशा को हमें समझना चाहिए कि क्या सचमुच सरकार के पास फंड्स की कमी है, या सरकार एक अपनी बहुत बड़ी जो षड्यंत्र है आम जनता के खिलाफ, उस षड्यंत्र को छुपाना चाह रही है। तो यहाँ पर हमारी सबसे अपील है, चाहे वो छात्र हैं, नौजवान हैं, महिलाएं, विशेषकर महिलाओं से, कि इन सब अत्याचारों के खिलाफ, जो महिलाओं पर आज अत्याचार हो रहे हैं वो इस सिस्टम का ही एक हिस्सा है। और जब तक महिलाएं इन सब अत्याचारों के खिलाफ, छात्रों की समस्याओं के खिलाफ, महिलाओं की मजदूरों की समस्याओं के खिलाफ और किसानों की समस्याओं के खिलाफ, जब तक महिलाएं इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगी, तब तक महिलाओं की समस्याएं अलग से खत्म नहीं हो सकती। महिलाएं अपने लिए लड़ाई, इस संघर्ष से अलग हटकर अपने लिए लड़ाई हम नहीं लड़ सकते। इसीलिए हमें सरकार के खिलाफ, इस पूंजीवादी सिस्टम के खिलाफ जो आज हमारा खून चूस रहा है,
इसके खिलाफ हमें मजबूती से लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उसमें अपने आप को शामिल करना पड़ेगा। तभी महिलाओं का जो असली आजादी है, जो सम्मान है महिलाओं का, वो मिल सकता है। इसीलिए आज हम सबका, अगर हम समाज को बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने समाज को नई दिशा देना चाहते हैं, इन अन्याय अत्याचार के खिलाफ को अगर हम आवाज उठाना चाहते हैं, इस अन्याय अत्याचार को बंद करना चाहते हैं, तो हमें एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि एक महिला पर अत्याचार होता है तो उसके भाई पर भी अत्याचार होता है, उसके पिता पर भी अत्याचार होता है, उसके पुत्र पर भी अत्याचार होता है। इसीलिए ये अत्याचार एक मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा, एक शर्मसार कर देने वाली बात है। इसीलिए पूरे समाज को इसके खिलाफ उठने की जरूरत है। जी, शारदा जी, रितु जी ने बात की कि महिलाएं एकजुट होकर आए, महिलाएं नहीं बोल रही हैं। महिला, आप किस महिला से हम उम्मीद करें? क्या उन महिला सांसदों से उम्मीद करें जो इतनी बड़ी घटना के बाद, जब जनता जागरूक है, राजनीतिक दल जागरूक है, लेकिन महिलाएं उठकर नहीं आ रही हैं? क्या उन महिलाओं से अपेक्षा करें जो जब विपक्ष में रहती हैं तो चूड़ियां लेकर खड़ी होती हैं और जब सरकार में है तो गाड़ियों में बैठ करके पुलिस से लोगों को धक्के मरवाती हैं? या उन महिलाओं से हम अपेक्षा करें जो किसी ऐसे शोषित वर्ग से आती हैं कि जिनकी आवाज का ना तो कोई मोल है ना कुछ, बल्कि नेता कहते हैं कि गलती महिलाओं की ही है? तो हम किन महिलाओं से अपेक्षा करें कि वो महिलाओं के लिए आवाज उठाएंगे? शारदा जी। रजत जी, आप बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं कि ये हमारा सड़ चुका है, इसमें मैं भी उसी का शिकार है और उसी का प्रोडक्ट है। जो ये स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं 78 सांसद हैं जो एक हथनी के मरने पर छाती पीट कर उदाली कर रही थी, वो बेचारी नहीं जानती हैं कि उन्होंने अपनी इंसानियत को खो दिया है, बेच दिया है। वो एक पद प्रतिष्ठा और सत्ताधारी दल के साथ लगकर कुछ ना कुछ फायदा उठाने के मारे आज सच्चाई के लिए आवाज बुलंद नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनकी जो संस्कृति है, उनका जो आचरण है, उनका जो चरित्र है, वो बहुत ही लो लेवल पर पहुंच गया है कि अपने फायदे के लिए जो करना है बस उतने तक ही सीमित रहना है। इसी तरीके से अगर हम 78 सांसदों की बात करें, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, उन्हें ये देखना होता है कि पार्टी हमारी क्या कहेगी। अभी आप देखिए ना, मायावती जो दलितों की मसीहा बनती हैं, वो ट्विटर गेम खेल रही है, ट्विटर पर अपना वो रोष प्रकट करके या न्याय दिया जाए कह के चुप बैठ जा रही है, क्योंकि इस सिस्टम ने सबको डरा रखा है, सबकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ रखी हैं कि तुम बोले और तुम्हारे ऊपर ईडी का छापा, तुम बोले और तुम्हारे ऊपर सीबीआई का छापा। तो ये चोर हैं सारे, और चोरों की चोरी करने में महिलाएं भी उसी सिस्टम का शिकार होकर, पार्ट बनकर अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठी हैं। रही बात कि कौन बोलेगा, बोलेंगे ना, हम जैसे लोग बोलेंगे, जैसे लोग बोलेंगे, वो लोग के ऊपर, जैसे भगत सिंह ने कहा था, अभी रितु जी ने भगत सिंह का नाम लिया तो मुझे ध्यान आया, भगत सिंह ने जो मुहिम शुरू करी थी, कौन आगे बढ़ाएगा? वो लोग आगे बढ़ाएंगे जो उनके विचारों से उनके विचारों को लेकर जीवन जीने के लिए चल रहे हैं, जो समाज के पुनर्निर्माण के लिए, समाज की जो असमानता और अन्याय पर आधारित ये व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंकने के लिए। क्योंकि सच्ची आजादी तो भगत सिंह ने कहा था नहीं मिली है, तो सच्ची आजादी के लिए जो लोग सड़कों पर उतरेंगे, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, चाहे कोई भी हो, वृद्ध हो, हमारे बुजुर्ग भी क्यों सड़क पर उतर रहे हैं? क्यों उस दिन पुलिस की मार खा रहे थे? क्योंकि हमें पता है कि हम नहीं निकलेंगे। हम अगर अपने बच्चों को हमने एग्जाम्पल देना है, रास्ता दिखाना है रजत जैसे बच्चों को, तो हमें खुद आकर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तभी वो महिलाएं और तभी हमारी बेटियां और तभी आप जैसे युवा आगे आ पाएंगे। लेकिन रमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नेता भी बेचारे क्या करें? जो बाहर सड़क पर है वो राजनीति कर रहे हैं, जो घर पर है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के नेता भी क्या करेंगे? और ये भी सच्चाई है कि जब तक नेता सामने नहीं आते हैं, जब तक संगठन सामने नहीं आते हैं, तब तक कोई मुद्दा इतनी लाइमलाइट में आता ही नहीं है। आप उस मुद्दे में इंसाफ की उम्मीद ही नहीं कर सकते। नहीं तो हर दिन, जैसा अभी रितु जी ने बताया, हर दिन 80-90 केसेस आ रहे हैं। कौन सा केस हमने सुना? निर्भया का केस सुना, प्रियंका रेड्डी का केस सुना, और अब तीसरा ये केस है जो हम सबके सामने आया। रमेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हालात ऐसे हैं कि लोग हर मुद्दे पर केवल ओपिनियन देना जानते हैं। अगर कोई नेता बाहर आ रहा है तो वो राजनीति कर रहा है, नहीं आ रहा है तो वो कुछ नहीं कर रहा है। और जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो तो किस दुनिया में खोए हैं, शायद उस पर चर्चा करना तो समय व्यर्थ करना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता भी क्या करें, यूनियंस भी क्या करें? नहीं, देखिए, इसमें एक जो हमें देखना पड़ेगा कि समाज के अंदर
इस तरीके के जो जघन्य अपराध हो रहे हैं खास तौर से महिलाओं पर, और इसमें मतलब दलित जो सामाजिक तौर से, फिर मजदूर आर्थिक तौर से जो पिछड़े हुए हैं, वो उस तबके के ऊपर जो दबंगई होती है, जो इसके ऊपर जो जोर जबरदस्ती चलती है, वो आर्थिक तौर से भी सामाजिक तौर से भी, ये एक बड़े मुहिम का सवाल है। एक सोशल रिफॉर्म का भी सवाल है, अवेकनिंग का सवाल है, उनकी आर्थिक बेहतरी का सवाल है। ये मूवमेंट के साथ जो सामाजिक परिवर्तन और उनको एम्पावरमेंट का जो सवाल है, बराबरी का जो सवाल है, जाति को उन्मूलन का जो सवाल है, इसके साथ जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, जो लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करना जानते हैं, जो हर घटना को अपने लिए भुनाते हैं, मतलब उसको वोट देखते हैं, वो ना अपराधी देखते हैं, वो देखते हैं ना जो विक्टिम देखते हैं, वो देखते हैं कि वोट कहाँ, क्या उसमें मतलब उनको अपनी तरफ लिया जा सकता है। ये गंदी घृणित राजनीति है जो हो रही है, जिनका कोई सरोकार नहीं होता है समाज के डाउन ट्रोडन लोगों के साथ लिए, जो कभी ये इतना बड़ा पेंडेमिक के अंदर दौर में जो प्रवासी मजदूरों का जो पलायन हुआ, ये तमाम लोग घर में घुस के बैठे हुए थे। कितनी उस दौरान में उस किस्म के अत्याचार, उस किस्म के मतलब प्रताड़ना, उस किस्म के जो दुख तकलीफ, ये अमानवीय है। और ये लोग कोई भी उसमें नहीं थे, लेकिन थे जो समाज के इस दुख दर्द, इस तबके के साथ दुख दर्द को अपना साझा करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि इन नेताओं से, नेताओं भी क्या करें की बात नहीं है, सवाल है वो जब कोई घटना होगी तभी आएंगे, लेकिन इसकी जो घटना की का जो वातावरण, ये घटना पैदा होने का वातावरण, ये जो माहौल, इसके खिलाफ लगातार सांस्कृतिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन चलाने के साथ जो जुड़े हुए हैं, उन्हीं से ही आप उम्मीद कर सकते हैं। वही लोग हैं, ये शारदा जी हैं, आप जानते हैं, रितु जी हैं, राहुल जी हैं, ये तमाम लोग, ये तो मतलब कुल मिला के नेताओं के साथ तो हमारा संबंध ये है, जैसा देहात में कहते हैं कि तेरी मेरी बने ना और तेरे बिना चले ना, इस तरीके की स्थिति हो गई है नेताओं के साथ। तो ज्योत्सना जी हमारे साथ हैं। ज्योत्सना जी, आप एक साइंस राइटर हैं, मैं आपसे एक कंटेक्सचुअल क्वेश्चन पूछूंगा। पहला सवाल तो ये है कि अगर आप इस मामले को फॉलो कर रही होंगी तो नार्को टेस्ट की बात आ रही है, कुछ सीनियर पुलिस अधिकारियों के भी और कुछ परिवार के लोगों के भी। मेरा पहला सवाल यह है कि इस केस में नार्को टेस्ट किस हद तक जायज है, और ये नार्को टेस्ट अगर होना चाहिए तो किस किस का नार्को टेस्ट होना चाहिए। आप एक साइंस राइटर हैं, इसलिए मेरा आपसे ये सवाल है। और उसके बाद मेरा सवाल आपसे ये भी है कि क्योंकि आप बैंगलोर में रहती हैं, साउथ इंडिया में आप हैं, तो क्या नॉर्थ इंडिया हमेशा जिस प्रकार से रेप जैसी घटनाओं से बदनाम रहता है, चाहे आज भी जो स्थिति है, अगर आरोप प्रत्यारोप भी हो रहा है तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच में हो रहा है, कभी मध्य प्रदेश और बिहार के बीच में हो जाता है, तो साउथ इंडिया में क्या लड़कियां कंपैरेटिवली सेफ हैं? क्या आप वहां पर सेफ महसूस करते हैं? और अगर नहीं तो क्या आपको लगता है कि महिलाओं को अपने लिए आगे आना पड़ेगा? क्या उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए करना चाहिए? एक पेपर स्प्रे तो मेरे ख्याल से इनफ नहीं है अब। हाँ जी रजत ज्योत्सना जी, जी हाँ जी रजत जी, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, तो पहले मैं आपका दूसरे सवाल का डिस्कशन करना चाहूंगी कि बैंगलोर में ऐसी क्या स्थिति है लड़कियों की और औरतों की। तो यहाँ की जो स्थिति है ये नॉर्थ से काफी हद तक बेहतर है, और यहाँ पर उतने उस एक्सटेंट तक हम लोगों को नहीं झेलना पड़ता। जैसे कि जब हम दिल्ली में होते थे तो सड़क से घर से बाहर निकलते ही यू आर एक्सपेक्टेड टू हियर
बाहर से हमें सुनाई देता था, कमेंट करना या फिर अपने आप को बचा के रखना, तो वो चीजें जो हैं वो बैंगलोर में बहुत हद तक नहीं है। और साउथ में मैं कहूंगी कि इसका क्या रीजन है, वो ये भी रीजन हो सकता है कि कल्चरली यहाँ पे अभी भी थोड़ी बहुत लोग, वो हो सकता है धार्मिक तौर पे या फिर कोई उनका जो कल्चरल सिस्टम है वो थोड़ा सा स्ट्रांग है, वो हो सकता है, ये मेरा पर्सनल मानना है। पर ये जो स्थिति है यहाँ की बेहतर है, और इसीलिए यहाँ के लोग अपने आप को ऐसी घटनाओं से जो कि नॉर्थ में होती हैं उससे ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। उनको लगता है कि वहां पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो सब ठीक है। तो ये चीज भी एक समाज में हमारे डिफरेंसेस जो हैं वो प्ले कर रहे हैं रोल, कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। अगर नॉर्थ का कोई है, उसके साथ कुछ हुआ है, तो साउथ वाला सोचता है मैं तो सेफ हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, और हम लोग तो ठीक है, तो उन्होंने ही कुछ गलत किया होगा जिस वजह से वो हुआ है, ऐसा घटना घटी है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं वो हर लेवल पे हैं, चाहे वो अमीर गरीब के लेवल पे हो, चाहे जाति के लेवल पे हो, चाहे जोग्राफिकल स्थिति वाइज हो, कि नॉर्थ के लोग अलग हैं, साउथ के लोग अलग हैं, ईस्ट के अलग हैं, वेस्ट के अलग हैं। तो वो स्थिति, मतलब समाज में एक जुड़ाव नहीं है अभी भी, जो कि होना चाहिए, जो कि आजादी के बाद भी हम लोग अभी तक भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा एक कंट्री एज अ, बोलते हैं कि एक देश, एक लॉ, एक सब कुछ, लेकिन वो एक है नहीं, हो नहीं पा रहा है जब तक हम लोग कल्चरली अपने आप को चेंज नहीं करेंगे निश्चित और रूप से एक महसूस ये नहीं डिफरेंस है, करेंगे। निश्चित रूप से, क्योंकि हमने देखा भी इस केस में, जब हम शुरुआत से लेकर अब तक इस केस को कवर कर रहे थे, मैं एक बात को नकार रहा था कि जिस प्रकार से दलित शब्द का इस्तेमाल शुरू से लेकर अंत तक हो रहा था, लेकिन अब जो पीछे वाकया हुआ, 12 गांवों की पंचायत हुई और उस पंचायत पर स्पेसिफिकली ये रिपोर्ट किया गया कि सिर्फ उच्च जाति के लोग थे। तो जो बात आप कह रहे हैं, कहीं ना कहीं पिछले दिन की कुछ रिपोर्ट्स ने उस बात को प्रमाणित किया है। मेरा आपसे जो दूसरा प्रश्न था, पहला प्रश्न था इनफैक्ट, वो ये था कि नार्को टेस्ट को लेकर के। तो एक तो आप हमें बता दीजिए कि आपके हिसाब से नार्को टेस्ट किस किस का होना चाहिए, और दूसरी बात, अगर आप परिवार का नार्को टेस्ट करा भी देते हैं तो किस हद तक वो जायज है। हमने साफ साफ वीडियो देखी है कि भाई डीएम साहब जा रहे हैं, परिवार को परसुएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपकी बेटी जो है वो कोरोना से मरती तो आपको 25 लाख भी ना मिलते, अब 25 लाख मिल रहे हैं और आप बयान ना बदलिए। तो बयान तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करवाए जा रहे हैं। तो आपके हिसाब से नार्को टेस्ट किस हद तक जायज है और किसका होना चाहिए? मेरे हिसाब से देखो, मैंने इतना ज्यादा डिटेल में, मुझे ज्यादा वीडियोस वगैरह मैंने नहीं चेक किए, और मुझे इतनी, मैं अपने आप को इतना नहीं एक्सपर्ट कह सकती इस मामले में कमेंट करने के लिए। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी नार्को टेस्ट है वो अपराधियों के पहले होने चाहिए, जिसके साथ ये घटना, जिन्होंने ये घटना को महसूस किया और किया है, उस समय वो वहां मौजूद थे। तो जिन पुलिस कर्मियों को सबसे पहले ये घटना के बारे में पता चला और उन्होंने फिर आगे क्या जो स्टेप्स थे, तो सबसे पहली बात तो मुझे यही लगती है कि बजाय ये अपराधियों के नार्को टेस्ट का ज्यादा कराना जरूरी है बजाय परिवार वालों के और किसी तरीके से। बाकी मुझे यही लग रहा है कि जो एंगल दिया जा रहा है इसको, कि ऑनर किलिंग का या और तरीके के एंगल्स बनाए जा रहे हैं, वो उसको सबूत बनाने के लिए ये सब सारी अपने तरीके के चालें हैं जो कि ये लोग नार्को टेस्ट के बहाने करने की मंशा रखते हुए कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये नार्को टेस्ट किसी हद तक कुछ पॉजिटिव वे में नहीं उसका निकलने वाला कुछ भी। तो कहने का मतलब ये कि कहीं ना कहीं जो जांच हो रही है वो जांच भी अपने आप में सवालों के घेरे में आने वाले समय में आ सकती है। राहुल जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है, आप युवा भी हैं, आप पुरुष भी हैं और आप एक स्टूडेंट भी हैं। जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो यही वो वर्ग है जिनको सबसे पहले टारगेट किया जाता है, और दुखद यह है कि अमूमन हमारी ही उम्र वर्ग के लोग या हमसे भी कुछ कम उम्र के लोग ही इस तरीके की घटनाओं में लुप्त पाए जाते हैं। हाँ, तो जो हमें बता रहा था कि युवाओं में वो एक क्षमता है समाज को बदलने की, समाज में एक नया परिवर्तन लाने की। और जिस तरीके से आज सामाजिक हालात हमारे देश में बने हुए हैं, जहाँ पे हम देख रहे हैं युवाओं के सामने उनका कोई एक बेहतर सुनिश्चित भविष्य कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा। चाहे हम कहें कि एक शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो आज जिस तरीके से शिक्षा में बदलाव ला रहे हैं, हाल ही में सरकार अभी इस कोरोना काल में ही, इस आपदा के अवसर में भी जिस तरीके से एक बिल लेके आई है, नई शिक्षा नीति, उसके तहत भी जो शिक्षा का असल तत्व है, जो इंसानी चरित्र निर्माण के ऊपर जो एक लगातार एक शिक्षा का एक महत्व होता है, एक मानवीय मूल्यबोध का एक सृजन करना छात्रों के अंदर,
ये जो एक शिक्षा का मूल तत्व होता है, इस चीज को पूरी तरीके से नई शिक्षा नीति से गायब कर दिया गया। अब हो गया है शिक्षा का मामला है, शिक्षा केवल एक रोजगार लेने तक ही सीमित कर लिया है, एक वोकेशनलाइजेशन की ओर एजुकेशन को ले गया है। तो ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग का प्रोसेस था, जो कैरेक्टर बिल्डिंग जो एक जो मेन एसेंस था, इसको गायब कर दिया गया। इसी तरीके से आप देखिए कि आज पढ़ा लिखा रोजगार युवा आज रोजगार के लिए किस तरीके से दर दर भटक रहा है। आज हालात हमारे सामने हैं कि आज 500 चपरासी के पद के लिए भी आज कई राज्यों में लाखों लाख आवेदन किए जा रहे हैं, जिसमें कि पीएचडी, एमफिल, डॉक्टरेट तक के लोग भी आज अपना आवेदन दे रहे हैं। तो इस तरीके की हालात आज देश में चारों तरफ। तो ऐसे एक समय में जितना हम ये मानते हैं कि युवाओं की एक भूमिका है समाज को बदलने में, सरकार भी बखूबी जानती है कि यही युवा वर्ग है कि अगर इसको हम एक सही दिशा में अगर आगे बढ़ने देंगे, तो एक समय स्थिति ऐसी बनेगी कि हमारे लिए ही, हम जिस तरीके की जो राजनीति कर रहे हैं, हम जिस तरीके से सत्ताधारी जो एक पूंजीपति वर्ग के लिए काम कर रहे हैं समाज में, ये करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए इस युवा को कैसे हमको भटका के रखना है, कैसे हमको इसकी नैतिक रीढ़ की जो बात अभी रितु जी ने भी बताई है कि किस तरीके से इसका जो एक मूल्यबोध है, नैतिकता है, सामाजिक दायित्व बोध है, इसको कैसे खत्म किया जाए, कैसे युवाओं के अंदर एक गंदी मानसिकता, एक विकृत मानसिकता को हम बढ़ावा दे सकते, इसी का बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए लगातार इस इंटरनेट के माध्यम से आज प्रचार माध्यमों से किस तरीके से पॉर्न को बढ़ाया जा रहा है, अश्लीलता को परोसा जा रहा है। आज छोटे छोटे बच्चे आज मोबाइल में किस तरीके की चीजों को देख रहे हैं, क्या उनको परोसा जा रहा है। तो जो एक माहौल दिया जा रहा है, आज लगातार शराब को आज युवाओं में एक आम बात हो गई। अगर आप शराब नहीं पीते हैं, आप किसी नशे को नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो माना जाता है कि आप बहुत ही पिछड़े हैं। तो जिस तरीके से एक स्टेटस के रूप में या इस तरीके की एक लत को लगाने की प्रयास लगातार सरकार इसको एक्सेसिबल बना रही है, तो सरकार बहुत अच्छे से जानती है कि ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। इसको हमें भगत सिंह, नेताजी, खुदीराम बोस बनने के रास्ते से रोकना होगा, भटकाना पड़ेगा। इसी के विपरीत हम ये भी मानते हैं कि यही ताकत है, यही क्षमता रखती है और ये समाज बदल सकती है, अगर हम इसको एक सही दिशा दे पाए, हम एक सही शिक्षा दे पाए और एक सही आदर्श के साथ एक लैस इंसान का चरित्र निर्माण कर पाए। जो जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी, समाज में ये जो धारा बह रही है, इसके विपरीत हमको एक मुहिम खड़ी करनी पड़ेगी। एक उच्च संस्कृति के आधार पर हमें एक लड़ाई को छेड़ना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी चंद लोगों को ही अपने कंधे पे लेनी होगी समाज बदलने की, क्योंकि सरकार राहुल जी, लगातार जो आपने नैतिक और सामाजिक पतन की बात की, जो आपने दमन की बात की, एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जी और सरकार जो है वो विदेशों के साथ अपने संबंध और भारत की छवि पर काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये चीजें इंटरनेशनली हमारी छवि को इफेक्ट करती होंगी। और इस सब्जेक्ट में मैं समझता हूँ कि हमारे साथ सिंगापुर से वंदना जी हैं। वंदना जी से बेहतर शायद ही हमें इस वक्त कोई बता सकता है कि जब इस तरीके की घटनाएं भारत से सामने आती हैं, जब इस तरीके के वाकये सामने आते हैं जहां पर हमारी शिक्षा पर सवाल उठते हैं, हमारे मूल्यों पर सवाल उठते हैं, और हमारे देश में जो सिक्योरिटी है, चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे वो सैलानियों की हो, तो इंटरनेशनली हमारी कैसी छवि बनती है। वंदना जी, सिंगापुर में क्या ये इंसिडेंट की खबर वहां तक पहुंची है, और क्या इस तरीके की खबरें आती हैं तो वहां पर डिस्कशन चलती है? हाँ जी रजत जी, ये जो सवाल है, ये सवाल मुझे भी हमेशा कचोटता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की इमेज है, भारत को देखा जाता है सिंगापुर में कि वुमेन के लिए इट्स नॉट सेफ एट ऑल। तो जैसे हम दिल्ली को रेप कैपिटल मानते हैं, ऐसे ही इंडिया की इमेज जो है एज रेप कंट्री है इधर पे। और इस घटना के बारे में एक लंबी चौड़ी न्यूज़ कवरेज और जितने भी प्रोटेस्ट हुए इस घटना को लेकर, सीएनए जो यहाँ की मेन मीडिया कॉर्प की जो मेन न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने पूरी कवरेज दी थी। और जैसा कि मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई इंडिया में, तो पता चला कि इन प्रोटेस्ट और जो मेन न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने भारत में बिल्कुल कवर नहीं किया उन सब चीज़ों को। मतलब मेन सुशांत और कंगना या पाकिस्तान या चाइना जैसी जो न्यूज़ हैं, जो मसालेदार बना के जो पेश की जाती हैं, वो पेश की जाती हैं, जबकि हाँ सिंगापुर के चैनल पे अच्छा खासा जो है इस न्यूज़ को डिटेल में दिखाया गया था। अब आपको बस मैं एक घटना शेयर करूंगी कि जब भी हम टैक्सी में बैठते हैं तो टैक्सी ड्राइवर तक हमसे ये पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं। जब उन्हें ये पता चलता है कि हम भारत से हैं
और फिर जब दूसरा सवाल वो ये पूछते हैं कि भारत में आप कहाँ से हैं, और जब हम बोलते हैं कि हम दिल्ली से हैं, तो उनका नेक्स्ट स्टेटमेंट यही होता है कि अच्छा दिल्ली से हैं तो दिल्ली में आप रहते कैसे हैं बीइंग अ वुमेन। तो ये जो इम्प्रेशन है इंडिया का कि रेप इज अ वेरी कॉमन थिंग एंड वुमेन आर नॉट सेफ, एंड इवन जो जहां मैं वॉलंटियर करती हूँ वहां पे जब लोग मिलते हैं तो वो भी मुझसे यही सवाल करते हैं कि हमने सुना है कि भारत देश बहुत सुंदर है, लेकिन वहां पे जाने में हमें डर लगता है क्योंकि महिलाएं वहां सुरक्षित नहीं हैं। उन्हें ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि इस तरीके ऑब्वियसली सुरक्षित नहीं है। वो तो हम जब वहां रह रहे थे तब भी, जैसा ज्योत्सना जी ने बताया, जब नॉर्थ और साउथ की हम बात कर रहे थे तो ये मेजर डिफरेंस, क्योंकि हम लोग साउथ में भी रहे और नॉर्थ में भी रहे, तो every second you are raped in Delhi, if not physically, with eyes, visually you are raped। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो जिस तरीके की नजरें, आंखें ऊपर से लेकर नीचे तक आपको देखती हैं, वो अपने आप में जो है आपको सहमा देता है। तो आप क्या कल्चरल डिफरेंस महसूस करती हैं कि सिंगापुर में ऐसा क्या है कि वहां पे लोग इस तरीके के कामों में इंडल्ज नहीं है? क्या ऐसा कल्चरल डिफरेंस है जो आपको लगता है कि इंडिया में आना चाहिए? कल्चरल डिफरेंस देखिए, एशिया, अगर हम एशियन, साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो कल्चरली, अगर हम वर्ल्ड वाइड भी बात करें तो कल्चरली फीमेल्स आर डाउन रोडन। रमेश जी अभी बात कर रहे थे, जब हम डाउन रोडन कास्ट के बेसिस पर करें, अदरवाइज करें, बट अगर हम सेक्स के बेसिस पे करें तो ओवरऑल वर्ल्ड में वुमेन की जो पोजीशन है इट इज लोअर ऑलवेज, और एशियन कंट्रीज में इट हैज बीन ऑलवेज लाइक दैट। बट सिंगापुर में जो डिफरेंस है, जो सेफ है, कि आज मैं रात के 3 बजे अगर मेरी बेटी को, 15 साल की बेटी को भी अगर बाहर जाना हो तो रात के 3 बजे वो घूम के आ सकती है, मुझे कोई, और कैसे भी कपड़े पहने हुए, कोई डर नहीं है, कॉन्फिडेंस है ये कि जा सकती है। लेकिन उसका मेन कारण क्या है, इसको सिंगापुर को सेफ बनाया गया है? फर्स्ट वाज एजुकेशन। सरकार ने यहाँ की एजुकेशन पे सबसे पहला काम किया था, और स्कूलों में ये सिखाया जाता है कि आपको किस तरीके से व्यवहार करना है। उसके बाद इट ऑल कम्स फ्रॉम पॉलिटिकल विल। इट वाज पॉलिटिकल विल विच हेल्प्ड इन चेंजिंग एजुकेशन and developing education in a way that all the things are included in the education। प्लस उसके बाद फिर बच्चों को ये भी दिखाया जाता है, स्पेशली मेल्स को, कि अगर, जैसा कि मुझे अपने दोस्तों से पता चला जो कि लोकल स्कूल सिस्टम में पढ़ रहे हैं, कि स्पेशली मेल्स को ये भी दिखाया जाता है आफ्टर अ सर्टेन एज कि इफ यू डू एनीथिंग रॉन्ग तो व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट यू विल गो थ्रू, यू विल नॉट बी स्पेयर्ड एट ऑल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो लॉ एनफोर्समेंट जो है इज स्ट्रिंजेंट हेयर, जिसकी इस, और ये करने में काफी टाइम लगा है। ऐसी बात नहीं है कि अचानक से, क्योंकि सिंगापुर वाज नोन फॉर ड्रग्स एंड इट वाज नोन फॉर ऑल द ट्रैफिकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, बट जो लॉ एनफोर्समेंट यहाँ पर है वो जबरदस्त है। ऐसा नहीं है कि जीरो क्राइम है, बट यस इट्स सेफ। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जब इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल इसके अंदर है, और इसीलिए हमने आज जानबूझ के जो है शारदा मैम को भी पैनल पर रखा, क्योंकि वो एजुकेशन पर काम करती रही हैं। शारदा मैम, हमारे पास केवल 2 मिनट का समय बचा है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर भी प्रकाश डालें कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में किस प्रकार के बदलाव की जरूरत आप महसूस करती हैं अगर हमको इस तरीके के क्राइम्स को होने से रोकना है तो। रजत, मैं देख रही हूँ कि अभी नई शिक्षा नीति जिस तरीके से लाई जा रही है और जो उसमें डाला गया है, कंटेंट से लेकर उसके जो प्रावधान है और उसके जो इम्प्लीमेंट करने का, इवन उसको बनाने का जो तरीका है, टोटली अनडेमोक्रेटिक, इनसेंसिटिव एंड आप कहेंगे कि अनसाइंटिफिक। तो ये अनसाइंटिफिक और मतलब एक तरह से भेदकारी कि भाई बेटियों के लिए अलग होगा, बेटों के लिए अलग होगा, दलितों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग, इस तरह की जो नीतियां शिक्षा में पहले से भी रही है, आफ्टर इंडिपेंडेंस रही है, लेकिन अब तो उनको और मतलब एक तरह से बुरी तरह से जो सत्ता में जो सरकार है उसने उसको इस तरीके से लिया है कि समाज में जो आज हो रहा है ये उस शिक्षा का ही परिणाम है, और आने वाले समय में और बदतमीजियां होने वाली हैं। बिकॉज ये कहते हैं बेटियों को अच्छी बहू कैसे बने,
ये पढ़ाया जाना चाहिए। और बाकायदा ये एमपी में जब पहली ये शिवराज सरकार थी, उसने ये 3 महीने का कोर्स शुरू भी किया कि अच्छी बहू कैसे बने, अच्छी माँ कैसे बने। मतलब उनका रोल जो है वो 4 दीवारी तक सीमित कर देना है, और दलितों को वोकेशनल एजुकेशन देकर केवल खिलौने कैसे बनाने हैं और ये कैसे बढ़ईगिरी कैसे करनी है और एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन कैसे बनना है, वो सिखाने की बात है, ना कि एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, एक साइंटिफिक सोच कैसे रखनी है, एक चरित्र निर्माण कैसे करना है। उस सब से उनको कोसों दूर रखा गया है और अभी भी रखने की साजिश है, क्योंकि जिन लोगों ने शिक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दी थी, जान दी थी, समय और संसाधन दिए थे, आज उनको भुला दिया जा रहा है। राजा राम मोहन राय जैसे या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे, या अभी जैसे ऋतु ने नाम लिया ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जैसे लोगों को, उनको आज बिल्कुल आप नई एजुकेशन पॉलिसी में देखेंगे कहीं मेंशन भी नहीं है कि डेमोक्रेटिक साइंटिफिक सेक्युलर एजुकेशन, सेक्युलर वर्ड का यूज नहीं किया गया। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इस तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से अगर आप 3 महीने के कोर्स से एक महिला को अच्छी बहू बनना सिखा सकते हैं, अगर आप जातीय आधार पर भेद करके किसी को अच्छा कारपेंटर, अच्छा खिलौने बनाने वाला, अच्छा सफाई कर्मी बना सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने समाज में शिक्षा इस प्रकार की देकर के अपने समाज के लड़कों को, अपने समाज की महिलाओं को जागरूक कर सकते हैं। क्यों नहीं बेटे बेटियों को जीवन जीने का तरीका सिखा सकते हैं, जहां हर दूसरे आदमी का सम्मान हो, जहां इंसान मात्र का सम्मान हो, और जहां पर एक खौफ भी हो, जैसा कि वंदना जी ने बताया, एक खौफ उत्पन्न करना भी जरूरी है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे इसकी सजा मिलेगी। हमने बहुत सारे पहलुओं पे इस डिस्कशन में आज चर्चा की है। हमारी ये 2 एपिसोड्स की जो सीरीज है, मैं समझता हूँ काफी फ्रूटफुल है। हमने ना केवल हाथरस की बात की, हमने बल्कि सोशल कल्चरल और एजुकेशनल डिफरेंसेस जो समाज के अंदर आने चाहिए उन पर भी चर्चा की। आप सभी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े और आप सभी ने जो है हमें बहुत एनलाइटन किया अपने व्यूज के साथ। मैं समझता हूं कि हमारी ऑडियंस के लिए भी ये एक फ्रूटफुल सेशन रहेगा और हमारे लिए भी। हम आगे भी इस प्रकार की चर्चाएं करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रजत, और इस तरह के और कार्यक्रम रखिए जिससे कि आप जैसे युवाओं के साथ जुड़कर हम समाज को संदेश दे सकें।